बात हो सामाजिक सेवा की और गूंज का नाम ना आए, ये थोड़ी सी बेईमानी होगी। गूंज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सामाजिक सेवाएं देती आई हैं, प्रदान करती आई हैं। आज हम एक ऐसे शख्स से रूबरू कराने जा रहे हैं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गूंज के स्टेट कोऑर्डिनेटर शिवजी चतुर्वेदी से। शिवजी, सबसे पहले हमें ये बताएं कि वैश्विक महामारी कोरोना है, इसकी कोई औषधि नहीं आई। जाहिर सी बात है, बहुत लंबे दिनों तक ये अभी और रहने वाली है। इसमें आपने बढ़ चढ़ के, आपने और आपकी संस्था ने हिस्सा लिया, आपके टीम के लोगों ने हिस्सा लिया। किस तरीके से आप लोगों की मदद कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप ऐसी स्थिति में भी अपना जो काम है उसको इतनी तत्परता से निभाते आ रहे हैं। वैश्विक महामारी है और ये जल्दी जाने वाली नहीं है, ये सब बिल्कुल सही बात है। और हमें लगता है कि ये काफ़ी लंबा चलेगा और हमें इसी के साथ जीना सीखना पड़ेगा। कोरोना के साथ ही जीना सीखना पड़ेगा। हम अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्टअप करके, बिल्डअप करके, जो भी हमारे योग है, आसन हैं, इन सब चीज़ों का परस्पर इस्तेमाल करके अच्छे खाद्य पदार्थों का चयन करके उनको सही तरीके से बता के लोगों को अवेयर करना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा, तभी हम इस महामारी से लड़ सकते हैं। रही बात कि हम लोग इसमें कैसे काम कर रहे हैं, कि गूंज बहुत सालों से डिजास्टर में काम करती आ रही है। और लेकिन ये जो डिजास्टर, ये पहले से थोड़ा सा अलग डिजास्टर है। पहले जैसे कोई फ्लड आता था, कहीं आग लग गई, कहीं भूकंप आ गया, तो उसमें हम लोग जाके काम करते थे, वो किसी स्पेसिफिक जगह के लिए होता था। लेकिन ये जो महामारी है, ये किसी स्पेसिफिक जगह के लिए नहीं है, बल्कि ये पूरे विश्व के लिए है। तो इसमें काम करना काफ़ी टफ साबित हो रहा था हम लोगों के लिए, हम सब के लिए साबित हो रहा था। तो हम लोगों ने उसी हिसाब से अपनी टीम को, खुद को मोटिवेट किया और फिर हम लोग इसमें लोगों की मदद करने के लिए सामने आए। आपकी शिक्षा, जहाँ तक हमारी जानकारी है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से हुई है जी। और उसके बाद आपने पहली दफ़ा ज्वाइन किया 2006 में गूंज, और आज तक गूंज में है। गूंज ही आखिर क्यों चुना आपने? गूंज का जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा अलग है। जहाँ तक मैं मानता हूँ कि कुछ लोग जो होते हैं वो क्रांति के लिए जन्म लेते हैं। तो इसके जो फाउंडर हैं अंशु गुप्ता जी, उनका एक अलग सोच था। जैसे हम जानते हैं कि लोगों की 3 मुख्य आवश्यकताएं होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। शिक्षा और स्वास्थ्य बाद में इसमें ऐड हुआ। लेकिन जैसा हम लोग देखते हैं कि सरकार की कोई ना कोई स्कीम रोटी को लेकर है, मकान को लेकर है, लेकिन कपड़े को लेकर कोई भी ऐसी स्कीम नहीं है जिससे कि साल में कम से कम जो भी गरीब लोग हैं उनको एक कंबल मिल जाए, एक धोती मिल जाए, एक साड़ी मिल जाए। जबकि हम लोग हर साल देखते हैं कि ठंड आती है तो उससे हज़ारों लोगों की मौत हो जाती है। तो हमारे जो फाउंडर हैं उन्होंने ये सोचा कि अगर ऐसा होता कि सारे लोगों को कपड़े मिलते तो उससे लोगों की मौत नहीं होती। और ठंड में हम लोग देखते हैं, हम लोग अक्सर कहते हैं कि लोगों की जो मौत है वो ठंड की वजह से नहीं होती है, लोगों की जो मौत है वो कपड़े की कमी की वजह से होती है। अगर ऐसा नहीं होता तो जो आदमी फुटपाथ पे सोता है और आसमान के नीचे सोता है, उसकी मौत हो जाती है। और हम लोग ऐसे घूमते रहते हैं, हम लोग बचे रहते हैं। उसका कारण सिर्फ यही है कि ठंड के टाइम में हमारे पास स्वेटर, कंबल, जैकेट्स वगैरह होते हैं और हम लोग उससे अपने शरीर को बचाते हैं। लेकिन जो भी गरीब लोग हैं उनके पास ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, उससे उनकी मौत हो जाती है। तो इसको बेस मान के हम लोगों ने अपना काम स्टार्ट किया और आज हम लोग करीब, चूँकि गूंज की स्थापना 1999 में हुई थी और आज हम लोग करीब 25 राज्यों में काम कर रहे हैं और करीब 500 ट्रक के आसपास सामान हम लोग हर साल डिस्पैच करते हैं, लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसमें कपड़े से लेके और भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं। फिलीपींस का राजकीय सम्मान भी आपकी संस्था को मिल चुका है, मैग्सेसे अवार्ड। ये कब मिला? ये 2015 में मिला, फिलीपींस में मिला। मैं भी गया था उस समारोह में, मैं भी शामिल हुआ था। ये एक्चुअली इसको एशिया का नोबेल अवार्ड माना जाता है, एशिया का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। और ये हमारे फाउंडर जो हैं अंशु गुप्ता जी, उनको। सर, वैश्विक महामारी कोरोना आई है, सारी संस्थाएं बंद हैं, सारी गतिविधियां बंद हैं। जाहिर सी बात है, अपना हिंदुस्तान भी बंद है। लोगों के पास खाने पीने की अब कमी हो रही है और हमने सुना है आपकी संस्था बढ़ चढ़कर लोगों की मदद कर रही है। किस तरीके से आप लोगों की मदद कर रहे हैं? हम लोगों का कई तरीके का काम चलता है। शुरुआत में हम लोगों ने देखा कि जो भी लोग हैं, जो जैसे डेली वेजर हैं, जो डेली कमाते थे, खाते थे, उनके पास राशन नहीं है। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग पहले इनको राशन की आपूर्ति करते हैं। तो अब तक करीब हम लोगों ने
करीब 22 लाख केजी राशन लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया है। इसके अलावा जो सब्जियां हैं, हरी सब्जियां हैं, किसानों से लेकर करीब 1.5 लाख केजी सब्जियां हम लोगों ने लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया है। इसके अलावा हम लोगों का जो अलग फेज है, जैसे सैनिटरी पैड करीब 3 लाख के आसपास हम लोगों ने सैनिटरी पैड दिया है। करीब 5 लाख के आसपास हम लोगों ने लोगों के बीच मास्क का वितरण किया है। सर एक बात बताइए, अभी आपने कहा मजदूरों और सबकी मदद कर रहे हैं। जी। मजदूरों के लिए सरकार है, आपके ऐसे बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, समाजसेवी संस्था, जी। जो रईस हैं उनके पास पैसे की कमी नहीं, आखिर मिडिल क्लास फैमिली का क्या होगा, उसके बारे में कोई क्यों नहीं सोचता? बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल जेन्युइन है और मैं बधाई देता हूँ आपको, क्योंकि ऐसे सवाल बहुत कम लोग पूछते हैं। तो मध्यम वर्ग की चिंता बहुत कम लोग करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो हम लोगों ने मध्यम वर्ग के लिए कुछ रणनीति अपनाई है, क्योंकि ये एक ऐसा वर्ग है जो ना आपके सामने हाथ फैला सकता है, जो ना लाइन में लग सकता है, जो ना किसी को कुछ कह सकता है कि मैं विपत्ति में हूँ या मुझे आवश्यकता है। तो हम लोगों ने, हमारे जो भी वॉलंटियर हैं जहाँ जहाँ पे काम कर रहे हैं 25 स्टेट्स में, हम लोगों ने उन लोगों को बोला है कि आप सूक्ष्म रूप से ऐसे लोगों का निरीक्षण करिए, उनको गोपनीय रखिए और उनको जाके सीधे राशन पहुँचाइए। सर सोशल मीडिया पे देखने को मिलता है, फेसबुक और बहुत सारे सोशल साइट पे, कि लोग किसी को कुछ सामान देते हैं और फिर फ़ोटो खिंचवाते हैं। आपको नहीं लगता कि ये उनकी गरीबी का मजाक और मखौल उड़ाने की कोशिश है? बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। और अगर आपने गूंज को जाना है तो आप शायद ये जानते होंगे कि गूंज का ये बहुत पहले से नियम है कि किसी को भी आप सामान दे रहे हैं तो आप उसके हाथ में सामान दे के फ़ोटो नहीं खिंचा सकते। ये सिर्फ इस पेंडेमिक की कहानी नहीं है, ये बहुत पहले से चलता आ रहा है। बैनर का इस्तेमाल हम लोग बहुत कम करते हैं और फ़ोटो, सामान देते हुए फ़ोटो नहीं खिंचाते हैं। हाँ, ये बात आपने कहा कि बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनको मज़ा आता है ऐसी चीज़ों करने में। मैं ये नहीं कहता कि फ़ोटो खिंचाना बहुत गलत बात है, लेकिन आप अपने रिपोर्टिंग के लिए एक सांकेतिक फ़ोटोग्राफ लीजिए। ऐसा नहीं कि आप किसी को एक सामान दे रहे हैं और फिर उसका चारों तरफ से फ़ोटोग्राफ ले रहे हैं, 10 लोग उसका फ़ोटो खींच रहे हैं। वास्तव में ये गरीबी का मजाक ही है, हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। सर एक शब्द सुन के दुख होता है, शब्द है प्रवासी। विपक्षी पार्टी हो, सरकार हो या जितने राजनीतिक दल हैं, प्रवासी शब्द यूज कर रहे हैं, ये कहाँ तक उचित है? मुझे लगता है कि प्रवासी शब्द की जो व्याख्या है उसको सही तरीके से समझना होगा। प्राचीन काल से ये चलता आ रहा है कि जो भी लोग हैं वो प्रवासी ही हैं। आज चाहे हम अपने घर से निकल के यहाँ पे आके काम कर रहे हैं, या चाहे वो सोशल फील्ड हो, चाहे पॉलिटिकल फील्ड हो, चाहे कोई भी फील्ड हो, सारे लोग ही प्रवासी हैं। और उसको अलग तरीके से, अलग सेंस में लेके बात करना कि ये प्रवासी मजदूर हैं या ये जो आजकल काफ़ी चर्चा में है, ये बिल्कुल ही मुझे ऐसा लगता है कि गलत है। क्योंकि हमें देश में, ये जो देश है अपना, वहाँ कहीं भी रहने का, कहीं भी बसने का अधिकार है। किसी को भी आप जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, उसके सेक्स के आधार पे डिवाइड नहीं कर सकते, उसको अलग थलग नहीं कर सकते, क्योंकि संविधान ने ये हमें विशेष अधिकार दिया हुआ है। गूंज एक बहुत बड़ी दवा कंपनी के साथ संयुक्त रूप से जगह जगह सामान बांट रही थी। बात कर रहे हैं एस्ट्रो हेल्थ केयर की। हमारी परसों बात हुई थी एस्ट्रो हेल्थ केयर के ZSM बबलू उपाध्याय जी से। आपके दिमाग में ये कब आया कि मुझे भी एक दवा कंपनी को साथ रख के काम करना चाहिए? एक्चुअली हम लोग बिहार में जितने भी ट्रांसजेंडर हैं, करीब 4200 ट्रांसजेंडर हैं और 1200 सेक्स वर्कर हैं, जिनको हम लोग सामान बांट रहे हैं बिहार में सब जगहों पे। तो इसी क्रम में पटना में हम लोगों को सामान बांटना था कि बबलू जी जो हैं एस्ट्रो फार्मा के, वो अपने से मित्र भी हैं। तो उनसे हमारी बात हुई, हम चूँकि उन लोगों को सूखा राशन वगैरह दे रहे थे, चिप्स के पैकेट्स थे, उसमें राशन जो भी है वो चावल, दाल, तेल वगैरह, नमक, जो भी मसाले वगैरह होते हैं वो सब दे रहे थे। तो हम लोगों को लगा कि क्यों ना हम लोग किसी ऐसे कंपनी को या ऐसे व्यक्ति को पकड़ें कि उन लोगों को मास्क भी मिल जाए या फेस शील्ड भी मिल जाए। तो बबलू उपाध्याय जी का नाम मेरे सामने था, क्योंकि वो मित्र थे। उनसे मैंने बात किया और बेचारे इतने प्रभावित हुए, उन्होंने तुरंत कहा कि नहीं, आप जहाँ कहेंगे, जिनको कहेंगे, हम लोग उनको मास्क या सैनिटाइजर या जो भी चीज़ें हैं, फेस शील्ड वगैरह देंगे। मुझे लगता है कि इस बीमारी का अभी तक तो कोई टीका विकसित हुआ नहीं है, लेकिन सरकार के जो नॉर्म्स हैं उसका अक्षरशः लोगों को पालन करना चाहिए। मास्क का आप मैक्सिमम इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, सरकार के जो गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करते रहें, तभी हम
या हमारा जो समाज है वो बचा रह पाए। लोकतंत्र का महापर्व चुनाव आने वाला है। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। आपको नहीं लगता कि ये सही समय नहीं है चुनाव कराने का? जहां एक और सरकार सोशल डिस्टेंसिंग की बात बोल रही है, वहीं चुनाव, क्या इसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री को भागीदार बन के और नहीं कहना चाहिए कि चुनाव अभी नहीं कराया जाए? चुनाव का ये सही टाइम नहीं है, क्योंकि अभी लोग बीमारी से इतने डरे हुए हैं, उनको बचाने का सही टाइम है। जो भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको सही तरीके से व्यवस्थित करने का ये टाइम है। उस चीज़ों पे ध्यान देने का टाइम है जिससे लोगों का कल्याण हो, जिससे लोग इस बीमारी से बचें। चुनाव तो बाद में भी हो सकता है। धन्यवाद शिव जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ये थे गूंज से स्टेट कोऑर्डिनेटर शिव जी चतुर्वेदी। मौर्या मेयर से सुरेश कुमार मिश्रा। थैंक यू।